टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंस। डिसओबीडियंस वर्ड से आप अच्छे तरह से वाकिफ होंगे। दो वर्ड होता है, एक होता है ओबीडियंट मतलब आज्ञाकारी, और एक होता है डिसओबीडियंट जो किसी की आज्ञा को फॉलो नहीं करता या किसी लॉ को फॉलो नहीं करता, किसी रूल्स को फॉलो नहीं करता। गांधी जी ने अब एक नया टर्म्स लाया सिविल डिसओबीडियंट का। हम इसको समझते हैं कि आखिर उस टर्म्स तक ये पहुंचे कैसे। इसी से रिलेटेड है तुम्हारा टुवर्ड सिविल डिसओबीडियंट। अब बात करते हैं फरवरी 1922 पे। आपको जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था 1922 में बंद कर दिया गया था आफ्टर द चौरा चौरी ट्रेजेडी। चौरा चौरी ट्रेजेडी आपको बताया था कि गोरखपुर के अंदर में चौरा चौरी एक जगह था, वहां पे एक पुलिस स्टेशन था। कुछ रिवोल्यूशनरी ने ड्यूरिंग द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, उसी समय कुछ रिवोल्यूशनरीज ने इस चौरा चौरी पुलिस स्टेशन पे हमला कर दिया। हमला क्या कर दिया, उसको आग के हवाले कर दिया, और जिसमें कुछ ब्रिटिशर्स जल गए। गांधी जी को जब ये सूचना मिली तो उनको लगा कि जो हमारे रिवोल्यूशनरी हैं वो काफी ज्यादा वायलेंट हो गए, जबकि इन्होंने नॉन वायलेंस का बात किया था कि जो भी मूवमेंट होगा, जो भी नॉन कोऑपरेशन के जो भी फॉलोअर्स हैं, वो जो लड़ाई लड़ेंगे वो नॉन वायलेंस के थ्रू लड़ेंगे, और हम सत्याग्रह के लिए लड़ रहे हैं, तो अहिंसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। लेकिन ये जो था चौरा चौरी ट्रेजेडी एक तरीके से सिंबलाइज कर रहा था कि जो अब ये मूवमेंट है वो वायलेंट फॉर्म ले रहा है। तो गांधी जी ने कहा कि चूंकि हमारे रिवोल्यूशनरी सत्याग्रह को अच्छे से नहीं समझ पा रहे, तो जब तक हम इनको अच्छे से प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दे देते तब तक के लिए हम इस आंदोलन को बंद करते। तो आफ्टर द चौरा चौरी ट्रेजेडी फरवरी 1922 में उन्होंने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद कर दिया। जब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था तो विद इन अ कांग्रेस एक टॉपिक पे बहुत ज्यादा डिबेट चल रहा था, और वो टॉपिक था वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1990 बना था उसमें एक प्रोविजन आया था, और उसी प्रोविजन था कि इंडिया के अंदर में लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन होगा। अब जो कांग्रेस था, कांग्रेस के विदिन मतलब कांग्रेस के जो भी लीडर थे उसके अंदर के जो लीडर थे वो दो खेमे में बट गए थे। एक खेमा जो गांधी जी का था, उनका कहना था कि नॉन कोऑपरेशन का मतलब है फुल नॉन कोऑपरेशन, मतलब कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन है हमको इसको भी कंप्लीटली बायकॉट करेंगे, हम लोग इस लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जबकि कांग्रेस का जो दूसरा खेमा था जिसमें कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के फादर, और सीआर दास, ये दोनों का मानना था कि नहीं, हम लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में पार्टिसिपेट करना चाहिए। सबसे पहले हम लोग को लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना चाहिए, और मेंबर बनने के बाद तब हम आराम से ज्यादा ब्रिटिशर्स के ऊपर में प्रेशराइज कर सकते हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं। उसके बाद दो घटनाएं घटी जो कि इंडियंस के ऊपर में कुछ ज्यादा ही असर किया, और जिसके कारण फिर वो सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की स्टार्ट हुई। एक तो था कि 1926 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। जो 1926 में ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था वर्ल्ड वाइड आया था, पूरा दुनिया में आया था। अब इसमें हुआ क्या था? इसमें हुआ यह था कि जो फूड ग्रेन था उसका जो प्राइस था वो फॉल कर गया था, मार्केट में उसका डिमांड जो था काफी ज्यादा घट गया था। तो किसी चीज का अगर आपका डिमांड घट जाए तो प्राइस अपने आप फॉल कर जाएगा। किसी का डिमांड जब ज्यादा होता है ना तो प्राइस भी ज्यादा होता है, डिमांड कम गया तो प्राइस भी कम हो गया। अब इंडिया का जो फूड ग्रेन था, जो भी यहाँ के फार्मर फूड ग्रेन प्रोड्यूस करते थे, पहले इंडिया से बाहर एक्सपोर्ट होता था, लेकिन अब क्या हुआ कि इस डिप्रेशन के बाद इंडियन फूड ग्रेन का एक्सपोर्ट जो था पूरी तरीके से बंद हो गया। बंद होने का कारण क्या हुआ कि जो भी किसान थे इंडिया के वो फूड ग्रेन प्रोड्यूस कर रहे थे, लेकिन मार्केट में उनका फूड ग्रेन इजीली सेल नहीं हो पा रहा, और उनका फूड ग्रेन सेल नहीं होने का सीधा सीधी असर उनके इकोनॉमी पर पड़ रहा था, क्योंकि पूरा इकोनॉमिक कंडीशन जो उनका पूरा परिवार था, परिवार ही नहीं, आप पढ़े होंगे कि बहुत सारे पीजेंट जो थे
वो लीज पे लैंड लेते थे और लीज पे लैंड लेकर के तब खेती करते थे और इसके बदले में उनको एक टैक्स पेड करना होता था लैंडलॉर्ड्स को। लेकिन जब इनका फूड ग्रेन मार्केट में सेल नहीं हो रहा था या सेल होने में दिक्कतें होने लगी या उसका प्राइस काफी ज्यादा फॉल कर गया तो इनको इसमें काफी ज्यादा घाटा हुआ। घाटे का नतीजा हुआ कि ये अपना टैक्स भी अच्छे से पेड नहीं कर पा रहे थे और अपने परिवार को भी नहीं चला पा रहे थे। दूसरा चीज हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 उसमें एक रॉलेट एक्ट बना हुआ था। रॉलेट एक्ट आप सभी जानते हैं। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक प्रोविजन रखा था कि ठीक है 1990 में हम आपके लिए रॉलेट एक्ट और इसी तरह से और भी लॉ था हम पास कर रहे हैं, लेकिन हम ब्रिटेन से कुछ पार्लियामेंट्स का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को हम इंडिया भेजेंगे और वो जाकर के चेक करेंगे कि ये जो लॉ है इससे कितने लोग खुश हैं और कितने लोग नाखुश हैं। मतलब इसका हम फीडबैक इंडियन से लेंगे और उसी फीडबैक के लेने के लिए उन्होंने 1928 में सर जॉन साइमन जो थे वो हेड थे, उनके अंडर में 7 एमपी का ब्रिटिश पार्लियामेंट के 7 एमपी थे, उनके 7 एमपी का ग्रुप जो था सर जॉन साइमन ओम के लीडरशिप में इंडिया भेजा गया। और इंडिया आने का उनका मकसद क्या था कि इंडिया में घूम घूम करके उनको पता करना था कि जो भी उन्होंने 1990 में एक्ट बनाया है उसका क्या फीडबैक है, लोगों का क्या रिएक्शन है। लेकिन आप देखिए लॉ बनाने वाला कौन था? ब्रिटिश, और लॉ को चेक करने वाला भी कौन है? ब्रिटिश। इंडियन का सिर्फ यही डिमांड था कि भाई आप चेक करने आ रहे हो सही है, चलिए आप भेज दिए डेलीगेट्स कि आप चेक कीजिए कि इंडिया के अंदर आपका जो एक्ट है उसका क्या फीडबैक है, लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन आप जो रिपोर्ट तैयार करोगे वो किस हद तक सही होगा इसकी क्या गारंटी है? क्योंकि लॉ बनाने वाले भी आप हो और जितने भी मेंबर जो इस कमेटी में है सबके सब ब्रिटिशर्स हैं, उसमें कोई इंडियन नहीं है। तो चेक करने वाले भी आप, तो बनाने वाले भी आप, चेक करने वाला भी आप, तो रिपोर्ट कहां से सही आएगा? तो कम से कम अगर आपके 7 मेंबर की कमेटी थी तो कम से कम 1, 2 या 3 इंडियन मेंबर तो होना चाहिए था ना इसमें, ताकि आप जब लोगों से फीडबैक लो, लोग अपना फीडबैक दे तो उसको सही से लिखा जा सके या रिपोर्ट तैयार किया जा सके। लेकिन इसमें तो कोई इंडियन है नहीं, तो आप तो लोग कुछ भी फीडबैक देगा, आपके सब अपने ही मेंबर है तो कुछ भी लिख देंगे और कुछ भी रिपोर्ट वापस जाके दे दोगे। इस कारण से चूंकि इसमें कोई भी इंडियन नहीं था तो इसीलिए जो कांग्रेस था इसको इस कमेटी पे कोई भरोसा नहीं था। तो जहां भी ये ग्रुप गया, पूरे इंडिया में घूमना था, पूरे इंडिया में घूम घूम करके लोगों से फीडबैक लेना था, तो पूरे इंडिया में जहां भी ये जाते थे वहां पे ब्लैक फ्लैग इनको दिखाया जाता था और ब्लैक फ्लैग दिखाने के बाद स्लोगन दिया जाता था साइमन गो बैक, मतलब साइमन वापस जाओ। फाइनली ये साइमन पूरे इंडिया में घूमे और फिर अपना जाकर के जो रिपोर्ट था ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबमिट किए। ये सब चीज चलता है। इसी बीच में आपको बताया था कांग्रेस का सेशन कि ईच एंड एवरी ईयर कांग्रेस का एक सेशन होता था। सेशन का मतलब होता है कि साल में एक बार कांग्रेस के जितने भी लीडर थे वो एक पर्टिकुलर जगह पे जमा होते थे और एक साल का अपना पॉलिसी और प्रोग्राम तैयार करते थे कि अगला एक साल हम लोग को कांग्रेस को क्या करना है, क्या उसको अचीव करना है, क्या हमारा प्रोग्राम होगा, क्या पॉलिसी होगा। तो 1929 लाहौर में सेशन हुआ। अच्छा, उससे पहले आपका है 1929 में लॉर्ड इरविन, चूंकि ये साइमन कमीशन जो थे वो इंडिया में घूम रहे थे, लोग इसको बाइकआउट कर रहे थे, तो लॉर्ड इरविन ने जो भी मतलब कि इस समय क्या होता है कि साइमन कमीशन का जो बाइकआउट था कांग्रेस ने भी किया था, मुस्लिम लीग ने किया था, मतलब दोनों मिल करके इस साइमन कमीशन को बाइकआउट कर रहे थे। तो लॉर्ड इरविन ने एक प्रोविजन रखा इंडियन के सामने कि ठीक है हम आपके लिए एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करते हैं। ये जो ऑर्गेनाइज है कि आप जो भी कांग्रेस है या जो भी मुस्लिम लीग के लीडर हैं, आप इंग्लैंड आइए और एक बैठिए और बैठ करके इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो 1929 में लॉर्ड इरविन जो थे इनवाइट करते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लीडर को, इंग्लैंड बुलाते हैं कि आप इंग्लैंड आइए और हमारे साथ बैठ करके इस मुद्दे पे बात कीजिए।
इसी बीच आपको फिर ये कांग्रेस का सेशन का बात चला कि बताया कि ईच एंड एवरी ईयर कांग्रेस का सेशन होता था जिसमें कांग्रेस का प्रोग्राम एंड पॉलिसी डिसाइड होता था। तो 1929 में फिर कांग्रेस का सेशन हुआ, लेकिन इस बार जो मीटिंग हो रही थी वो लाहौर में हो रहा था, तो इसीलिए इसका नाम पड़ा लाहौर सेशन। इसमें आपको ज्यादा ये नहीं करना है, अगर मीटिंग लाहौर में होगा तो उसका नाम लाहौर सेशन होगा, मीटिंग अगर नागपुर में होगा तो नागपुर सेशन कहलाएगा, अगर मुंबई में हुआ तो मुंबई सेशन। तो ये जो 1929 में जितने भी कांग्रेस के लीडर थे सब लाहौर में जमा हुए, इसलिए इसका नाम पड़ा लाहौर सेशन। लाहौर सेशन जो मीटिंग हो रहा था, तो आप जानते हैं कि मीटिंग में कोई ना कोई तो लीडर होगा, तो इस सेशन के जो लीडर थे वो जवाहरलाल नेहरू थे। लाहौर सेशन इंडियन हिस्ट्री के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस, इसलिए इंपॉर्टेंस है कि इस लाहौर सेशन में फर्स्ट टाइम डिसाइड किया गया और डिमांड किया गया पूर्ण स्वराज का। अभी तक आप पढ़ रहे थे स्वराज स्वराज, अब स्वराज आप पढ़े थे कि जिसमें इंडियन ने डिसाइड किया था या डिमांड किया था ब्रिटिशर से कि विद इन अ कंट्री हमारे अंडर में रूल्स एंड रेगुलेशंस। लेकिन 1929 में फर्स्ट टाइम कांग्रेस ने डिमांड किया पूर्ण स्वराज, मतलब अब विद इन कंट्री नहीं, आउटसाइड द कंट्री, मतलब इंडिया पे अब हमारा पूरा अधिकार चाहिए, पूर्ण स्वराज। तो 1929 लाहौर सेशन में डिसाइड क्या किया गया या डिमांड क्या किया गया, पूर्ण स्वराज। और दूसरा, लाहौर सेशन में डिसाइड किया गया कि ईच एंड एवरी ईयर 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। और 26 जनवरी 1930 को, दिसंबर की बात है ना 1929, 26 जनवरी 1930 को पहली बार जब इंडिया गुलाम था, उसके बावजूद इंडिया में इंडिपेंडेंस डे मनाया जाता है। डिफरेंट जगह पे जो कांग्रेस का मुख्यालय रहता है, जो लीडर रहते हैं, वो झंडा फहराते हैं और इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं। इस पे रिलेटेड बहुत सारे स्टोरी है, और इसलिए देखो कि जब इंडिया आजाद हुआ, इंडिया ऐसे तो बिफोर जब इंडिया इंडिपेंडेंस नहीं हुआ था तो उससे पहले कांग्रेस जो था 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करता था। लेकिन आपका इंडिया जो इंडिपेंडेंस हुआ वो 15 अगस्त 1947 को हुआ, तो इसका मतलब 26 जनवरी का जो इंपॉर्टेंस था वो खत्म हो गया। लेकिन कांग्रेस चाहता था कि ये जो दिन है इसका इंपॉर्टेंस बना रहे, इसलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन उसको डिले किया गया और डिले करके वेट किया गया 26 जनवरी का, और फिर 26 जनवरी को उस कॉन्स्टिट्यूशन को जानबूझ करके लागू किया गया। तो फिर उस 26 जनवरी को हम आज रिपब्लिक डे के फॉर्म में सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन एक्चुअली में रिपब्लिक डे आज तो हम लोग बोलते हैं कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 26 जनवरी, और हम लोग फटाक से जवाब दे देते हैं कि इट इज द रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। बट आपको पता होना चाहिए कि 26 जनवरी का इंपॉर्टेंस सिर्फ ये नहीं है कि इस दिन हम लोग रिपब्लिक डे मनाते हैं, इसका इंपॉर्टेंस ये है कि बिफोर इंडिपेंडेंस जब भारत गुलाम था तो 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे भी सेलिब्रेट करते हैं। अभी आप पटना के अंदर आप सचिवालय के पास जाइएगा, विधानसभा के पास, तो आप 7 देखे होंगे, 7 लोगों की मूर्ति है जो गिरते पड़ते होंगे, 7 शहीद उसको कहा जाता है। जब भारत गुलाम था तो बिहार विधानसभा पे कुछ स्टूडेंट्स, तो आप ही के एज ग्रुप के थे, वो बिहार विधानसभा पर झंडा फहराने जा रहे थे। उनके भी दिल और दिमाग के अंदर एक सपना था, वो भी इंडिया में, मतलब इंडिपेंडेंस डे के ओकेजन पे जब इंडिया गुलाम था उसी समय वो झंडा फहराना चाह रहे थे। ब्रिटिशर्स ने मना किया और फिर फर्दर उनके ऊपर गोली फायर कर दिया, जिसमें वही 9, 10, 11, 12 के बच्चे थे और उसमें वो शहीद हो गए, जिनका आज आप पटना में देखेगा तो विधानसभा के सामने उनकी मूर्ति लगी हुई है। तो 26 जनवरी का एक अपना इंपॉर्टेंस है जिसको आपको कभी भूलना नहीं चाहिए। तो इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस किए, तो पहला तो हम आपको बताएं कि किस तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बंद हुआ, कांग्रेस के अंदर में जो डिबेट चल रहा था अबाउट द इलेक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, डिप्रेशन, ग्रेट डिप्रेशन का क्या असर पड़ा, साइमन कमीशन, और फिर लाहौर सेशन,
और इसके बाद शुरू होता है सिविल डिसओबीडिएंट मूवमेंट का स्टार्टअप।